भले न आए हो आपके अच्छे दिन, माननीय सांसदों के तो आ गए अच्छे दिन। सांसदों की तनख्वाह दूनी करने की तैयारी, पहले केजरीवाल अब आई मोदी की बारी, माननीयों के अच्छे दिन। कहने को तो जन सेवा, पब्लिक सेवा और तो और देश सेवा जैसे तमगों से नवाजा गया है राजनीति को, लेकिन हालात और हकीकत तो इन सबसे इतर ही दिखते हैं। क्योंकि जो जनसेवा कभी मुफ्त में होती थी, अब वो मोटी मोटी तनख्वाहों पर हो रही है। अब आम जनता के अच्छे दिन आए या फिर ना आए, लेकिन सांसदों के अच्छे दिन तो आ गए। भले न आए हो आपके अच्छे दिन, माननीय सांसदों के तो आ गए अच्छे दिन। सांसदों की तनख्वाह दूनी करने की तैयारी, पहले केजरीवाल अब आई मोदी की बारी, माननीयों के अच्छे दिन। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विधायकों की सैलरी बढ़ाने के बाद अब केंद्र सरकार सांसदों के वेतन और भत्तों को दोगुना करने की तैयारी में है। इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है, जिसके बाद सांसदों को हर महीने 2,80,000 रुपए वेतन मिलने लगेगा। राजनेता और राजनीति क्या होती है इसकी नींव? किसी भी सियासतदान से पूछ लीजिए सवाल कि क्यों चुना था राजनीति का रास्ता, जवाब मिलेगा सेवा भाव। लेकिन इसी सेवा का भाव बढ़ रहा है लगातार। पहले मुफ्त में होती थी, अब मोटी तनख्वाह पर होती है। राजनीति की दिशा और दशा बदलने आए केजरीवाल ने बढ़ाई थी विधायकों की तनख्वाह। अब मोदी सरकार भी सांसदों की पगार और पेंशन दोगुनी करने जा रही है। सांसदों की सैलरी 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 करने का प्रपोजल। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 से बढ़ाकर 90,000 करने की सिफारिश। सेक्रेटेरियल अलाउंस भी 45,000 से बढ़ाकर 90,000 का प्रपोजल। सांसदों की मूल पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 35,000 की सिफारिश। इतना ही नहीं, 2,000 रुपए डेली अलाउंस को 4,000 किए जाने का प्रपोजल। प्रपोजल तैयार है, बस वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। प्रेमचंद ने लिखा था कि तनख्वाह तो ईद का चांद होती है नौकरी पेशा के लिए, 1 तारीख पूर्णमासी और आखिरी तारीख अमावस की तरह। लेकिन सियासत में शपथ जब सेवा की है तो सैलरी किस बात की? संसद में हंगामे की या सड़क पर ड्रामे की? जनता पूछ रही है सवाल। जो ऑलरेडी इनकी जो तनख्वाह है सांसदों की, मैं समझता हूँ वो ही काफी है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है मेरी नॉलेज में। जो है गाड़ी फ्री, उनके हवाई टिकट फ्री, रेल यात्रा फ्री, भत्ते फ्री, सब फ्री है। आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ा रही है गवर्नमेंट, और क्या कर रही है? बढ़ा रहे हैं वो बढ़ाएंगे, ठीक है। वो न हमसे पूछते हैं सैलरी बढ़ाने के लिए, न कोई बात करते हैं। वो संसद में एक साथ सारे सांसद एक हो जाएंगे, वो अपनी सैलरी बढ़वा लेंगे। इनकी तो सैलरी होनी नहीं चाहिए, ये तो समाज सेवी हैं। समाज सेवियों को किस प्रकार की सैलरी? बहरहाल यहाँ तो जनता देख रही थी अच्छे दिन की आस, लेकिन माननीयों के आ रहे अच्छे दिन। वाकई धन्य है आपका लोकतंत्र, जिसे जनता के लिए जनता द्वारा माना जाता है, जो अब शायद नेताओं के लिए रह गया है। साजिद अली, ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार। तो कमाल की बात है कि एक तरफ महंगाई के बीच रेलवे टिकट के दाम बढ़ाने जा रहा है, आम जनता पर बोझ डालने जा रहा है, तो वहीं महंगाई के नाम पर माननीयों की तनख्वाह बढ़ने जा रही है। खैर, सुन लेते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इस पर। और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शिव प्रताप शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगी। राजनीति तो जन सेवा है, फिर सैलरी किस बात की? देखिए गायत्री जी, राजनीति तो जनसेवा है, ये तो सही है ही। पहले की स्थिति ये थी कि जब हम लोग आए थे
तो मैं एडवोकेट था और एडवोकेट के बाद आने के बाद जब मुझे पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के द्वारा निर्धारित वेतन मिला था तो मैं ये दंग रह गया था कि आखिरकार मैं क्या करूंगा, लेकिन चलता था काम। मुझे लगता है कि इस पर कायदे से विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से हो हल्ला होता है इसमें बढ़ाना कोई बहुत उचित मुझे नहीं लगता है। इस नाते इस विषय पर कायदे से विचार करना चाहिए। जी रविदास मेहरोत्रा जी, ये सवाल इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि जब सांसदों की सैलरी बढ़ाने का वक्त आता है, चाहे विधायकों की बात हो सांसदों की बात हो, तो 1 मिनट में सहमति बन जाती है सभी दलों के बीच और प्रस्ताव फौरन आ जाता है और उसको मंजूरी भी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आए दिन किसी ना किसी चीज के दाम बढ़ते रहते हैं, जनता पर बोझ पड़ता रहता है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। गायत्री जी, आपकी बात सही है। निश्चित रूप से जब पार्लियामेंट में या विधानसभा के अंदर विधायकों की या एमपीओ की तनख्वाह बढ़ने की बात होती है तो वो पास हो जाता है, लेकिन एक तरफ तनख्वाह सांसदों की 2 लाख रुपया लगभग मिल रही है, अब उसको 4 लाख रुपया मिलेगी। हम लोग ये शुरू से कहते रहे हैं कि एक आम आदमी और एक बड़े आदमी के बीच में 10 गुने से अधिक आमदनी का अंतर नहीं हो। अगर जो तनख्वाह बढ़ रही है एमपीओ की तो जनता को ऊपर बाहर पड़ेगा और जनता के जो समस्याएं हैं लगातार और बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी जी, इसका पूरा जो भार है वो जनता पड़ेगा। तो मेरे समझ में जो तनख्वाह बढ़ाने की बात हो रही है लोकसभा के लोगों की, ये उचित नहीं है। जो उनको वेतन मिल रहा है वो वेतन पर्याप्त है जी। मुझको याद है एक बार अमिताभ जी विषय लेकर के आए थे कि जो सांसद हैं उनको सब्सिडी मिल रही है और उसका लगभग 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष एक सांसद को मिलता है, जो खाली वहां कैंटीन है उसमें सब्सिडी पर खर्च होता है जी। तो एक तरफ जो है एक एमपी को 10 लाख रुपया सब्सिडी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं तमाम जो सुविधाएं उनको मिल रही है सरकारी खर्चे पर, उसके बावजूद भी उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। सुरेंद्र जी, ये महंगाई के अलग अलग पैमाने क्यों, जनता के साथ अलग पैमाना और माननीयों के साथ अलग पैमाना? इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि जब आप शपथ तो लेते हैं कि जन सेवा करेंगे और उसके बाद आप अपनी तनख्वाह को लेकर बार्गेनिंग करते हैं, दबाव बढ़ाते हैं। गायत्री जी और अमिताभ जी, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपने कही, लेकिन इसको थोड़ा सा एक अलग नजरिए से भी देखना होगा। अब अमिताभ जी हैं, आप हैं या हम हैं, हमारी सैलरी हम नहीं तय करते, कोई और तय करता है। हम ये भी कहते हैं कि जनसेवा में पैसे की आवश्यकता होती है, वो भी मिले उनको, हम उसका भी मना नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से जजेस को खुद जज नहीं अपॉइंट करते हैं या उनकी सैलरी कोई और एक कमीशन तय करता है, क्या एक काम हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इसकी सबकी मजम्मत करने की जगह पर या कोई बात करने की जगह पर एक कोई लॉ कमीशन टाइप का कोई ऐसा कोई सैलरी कमीशन जज इनके लिए, माननीयों के लिए बना दिया जाए जो पूरे देश में एक समरूपता लाने की बात करे। एक बात। दूसरी बात जो अभी शिव प्रताप जी ने कही, मैं माननीय शिव प्रताप जी से कहना चाह रहा हूं कि इस कमेटी के चेयरमैन योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो शिव प्रताप जी के एरिया के सांसद हैं। अगर शिव प्रताप जी इतना ज्यादा क्या नाम आंदोलित हैं तो शिव प्रताप जी एक बार योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएं और जनता की भावना को बताएं कि भाई आप स्वयं में ही आप कह दे रहे हैं कि हमारी सैलरी आज इतनी थी कल इतनी हो जाएगी। इसमें दलगत की बात नहीं है, इसमें पूरे सारे राजनीतिक नेतृत्व की बात है कि कहीं ना कहीं इस पर विचार तो करना होगा और कहीं ना कहीं कोई कमीशन इस तरीके का जरूर बैठाना होगा ताकि महंगाई, जो अभी रविदास जी ने कहा कि इनको सबको जो अनुमन्य सुविधाएं और सैलरी, इसका कुछ समानुपात इस तरीके का बना रहे ताकि कम से कम एक आम जनता में यह धारणा न जाए कि राजनीतिक नेतृत्व जो है आज की डेट में राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से शून्य हो गया है। यह सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ की बात करता है, समाज नीति पर नहीं चलता और समाज के लाभ की बात नहीं करता है। इस तरीके का कोई अगर कमीशन बने तो ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल, ये कौन बनाएगा ये भी सोचना होगा। अमिताभ जी, जन सेवा के लिए सैलरी को आप किस तरीके से? नहीं, ये तो संसद ही बनाएगी। ठीक है, सैलरी के मैं विरोध में नहीं, सैलरी मिलनी चाहिए और ठीक ठाक सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी सोचना होगा ये गौतम गांधी का देश है। ये भी तो सोचो कि बाबू को, चपरासी को, क्लर्क को, अधिकारी को जो तनख्वाह मिल रही है, मास्टर को,
उसमें उसको सब काम करना, बिजली का बिल भी देना है, टेलीफोन का भाई रिचार्ज भी कराना है, खाना खर्चा भी देना है, पंसारी की दुकान पर भी खर्चा करना है, कपड़ा लत्ता, और मतलब आना जाना सब काम करना, बिटिया के ब्याह से लेके सब। सांसद तो सरकार की गोद में ही पुष्पित पल्लवित होते हैं, विधायक सांसद। दिल्ली के उस इलाके में जिसमें रहना कोई सोच नहीं सकता, भारत का मध्य वर्ग का भी आदमी, उसमें एकड़ों की कोठी, पानी फ्री, बिजली फ्री, टेलीफोन फ्री, जितने कर पाओ, जितनी गले में ताकत हो बोलने की उतनी टेलीफोन सालों भर करते रहो तो भी लैप्स नहीं हो, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, और पार्लर सेंट्रल हॉल के बगल से निकलो तो घी भी ले आओ सब्सिडी वाला, और चाय की पत्ती दार्जिलिंग वाली, सब तो फ्री है, सब में इतनी छूट है, फिर भी आपको तनख्वाह बढ़ानी है। यह सारे दलों के लोगों ने कहा कि भाई ठीक नहीं, लेकिन मैं अपने पूर्व के अनुभव से कहता हूं, 25 साल के लोकसभा के कवर करने के अनुभव से, जब यह विधेयक वहां आएगा तो सब लोग एक स्वर में कहेंगे जय हो जय हो जय हो। अब इंद्रजीत गुप्ता नहीं रहे ना, सोमनाथ चटर्जी हाउस में नहीं है, जो कुछ लोग बोलते थे कि भाई ये बड़ी शर्मिंदगी का काम है, मैं कम से कम डेस्क नहीं बजाऊंगा और मैं इससे सहमत नहीं। अब तो सब कहेंगे जय हो जय हो जय हो। योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देने वाले बहुत सांसद हो जाएंगे। केजरीवाल जी ने 4 गुना तनख्वाह कर दी, कोच किसने रोक लिया? लेकिन ये बेशर्मी के निर्णय हैं। अब मैं शिवप्रताप जी से कहूंगा कि शिवप्रताप जी, जब आपकी सरकार जब जजेस को जज नियुक्त कर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस अधिकार को चैलेंज करती है कि आप जज खुद नहीं नियुक्त कर सकते, इसके लिए राष्ट्रीय आयोग बनाओ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो उसी सिद्धांत की कसौटी ये कहती है जो बात सुरेंद्र राजपूत ने कही, आप अपनी तनख्वाह कैसे तय कर दोगे? भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह भी वेतन आयोग से ही तय होगी ना, ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो जाए? हम अपने हिस्से की मिठाई खुद तय कर लेंगे, बाकी के लिए अव्यवस्था बना देंगे। ये तो बेशर्मी की बात है ना, और इससे हमारा नुकसान फायदा कुछ नहीं होना, जनता का बहुत नुकसान भी नहीं होना, बहुत फायदा तो खैर क्या होगा, नुकसान भी बहुत नहीं होना, क्योंकि वो मान के चलते कि सांसद और विधायक तो ऐसे मजे में रहते हैं बैकुंठ में, लेकिन जो राजनेताओं की विश्वसनीयता है वो और खंडित हो जाएगी। और एक बात और कहूंगा रविदास बाबू, लखनऊ की विधानसभा मैंने कभी गया नहीं, लेकिन लोकसभा का संसद का अनुभव है मेरा। वहां जब सब सत्र खत्म होना कार्रवाई दिन की, उस वक्त आके गेट नंबर 1 से 4 के बीच में कहीं खड़े हो जाइए पोर्च में, आप देखिए आपको लगेगा कि सिंगापुर या लंदन के ऑटो एक्सपो में आ गया हूं। ऐसी ऐसी चमचम करती हुई नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियां, मैं तो नाम नहीं जाना उनके जिन पर लोग जाते आते हैं, और ये चुन के कहां से आते हैं? कोई आदिवासी इलाके से, कोई वनवासी इलाके से, कोई अल्पसंख्यक इलाके से, गरीबों से, दरिद्रों से, वंचितों से, उन्हीं के वोट से चुन के आते हो ना आप लोग। ये किस फार्मूले से आ जाती हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां? फार्म में तो आप लिखते हो समाज सेवा, व्यवसाय, समाज सेवा। आप प्रकट होते हो तो महंगे महंगे वस्त्र और महंगे महंगे वाहन, महंगी महंगी घड़ी, महंगे महंगे फोन, ये कहां से आता है? इसका मतलब है कि कुछ स्रोत और भी है, फिर भी तनख्वाह बढ़ाएंगे। ये जलालत का काम है, इस काम से भारत की राजनीति को दूर रहना चाहिए। आप क्यों चाहते हो कि सारी संपत्ति आपके घर आ जाए? क्या इस मुल्क में आप बता दो, चुनाव आयोग के यहां जो एफिडेविट होते हैं ना, उन्हीं पर निगाह डाल लें हम लोग, या अपनी नजर से देख ले। सुरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमिलनाडु तक मैं नहीं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बिना नाम लिए एक बात कहूंगा, सब लोग समझ जाएंगे। एक ही उदाहरण, एक ही चावल रखता हूं। एक आदमी राजनीति में आने से पहले साइकिल पर कुछ बेचा करता था, ठीक? रविदास जी, साइकिल पर हीरा जवाहरात तो बेच नहीं सकता, चना मुरमुरा पट्टी कुछ बेच रहा होगा, साइकिल पर मारुति तो नहीं बेच सकता ना? हाँ बोलिए मालिक, नहीं ना?
रविदास जी, शिवप्रताप जी, सही बाद में जांच पड़ताल हुई तो पाया गया मोर देन 10,000 10,000 करोड़ से ऊपर की परिसंपत्तियां हैं। उससे पहले बीपीएल कार्ड था उनके पास। सुनिए, ये कौन सा श्रीयंत्र है जिसकी स्थापना कर दी आपने? ये कौन सा महालक्ष्मी कवच है जिसकी साधना कर ली लाल लंगोट पहन के पीपल के पेड़ के नीचे रात में खड़े होकर? देश को क्यों नहीं बताते हो? इस देश भी वही काम कर ले, कम से कम गरीबी तो कटे। इस भारत के गरीब लोगों को आप लोग ये मंत्र क्यों नहीं बताते हैं जिसको आपने सिद्ध किया है? वो बीज मंत्र क्यों नहीं बताते हो? शावर मंत्र इस भारत की गरीब प्राण जनता को, कि जिसमें एक साल में 200-300 गुना संपत्ति बढ़ जाए और 5 साल में 800,000 गुना संपत्ति बढ़ जाए। बताओ ना, आपकी खेती नहीं, आपकी डेयरी नहीं, आपका दुकान नहीं, आपकी कोई धंधा नहीं, ये संपत्ति आती कहां से है? क्या भारत के माननीय राजनेता ऐसे सेमिनार आयोजित नहीं कर सकते पैसा बढ़ाओ की टेक्निक बताने वाले? सोरेन जी, सही कह रहे हैं। जिन मंत्रों को साध के शिवप्रताप जी वो लोग धनकुबेर हो गए, क्या एटा, इटावा, फरुखाबाद, हमीरपुर, झांसी, जालौन, गरोठा, बस्ती, महाराजपुर, वहां नहीं बता सकते? जाके नहीं जा सकते? अपनी मातृभूमि से इतना भी प्यार नहीं? इतना तो कर दो, फिर तनख्वाह बढ़ा लो। इसलिए बड़ा कष्ट होता है। आपने प्रतिक्रिया देखी उत्तर प्रदेश के कई शहरों की, लोगों ने क्या कहा? ये इंप्रेशन है जो लोग गैदर कर रहे हैं इस काम से। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में बजट में कटौती हो रही है, मनरेगा के दिन घटाए जा रहे हैं, शिक्षा का बजट कम हो रहा है, स्वास्थ्य का बजट कम हो रहा है। क्यों? फंड नहीं है, सांसदों की तनख्वाह बढ़ रही है। ये चीजें अच्छी नहीं है देश के लिए। मैं यही कहूंगा, इस पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। राजनीति की विश्वसनीयता वैसे ही बहुत कम है, आपके ऐसे फैसले राजनेताओं का चेहरा और स्याह कर देंगे। शिव प्रताप शुक्ला जी, एक तरफ जो भी सरकारी कर्मचारी से लेकर निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था है, उनकी सैलरी कब कब और कैसे बढ़ाई जाए। माननीयों के लिए भी क्या ऐसी ही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिसमें एक दायरा भी हो? देखिएगा गायत्री जी, मैंने शुरू में ही जब आपने प्रश्न किया था तो मैंने अपनी बात बताई थी कि जब मैं पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर के आया था, उसके पहले एडवोकेट था। सबकी अलग अलग एक स्थिति होती है। मैंने ये कहा है कि इस बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये थोड़ा है कि हर चीज को जो है इग्नोर कर दिया जाए। विधायिका का जो स्थान होता है, निश्चित रूप से उस स्थान को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट को या विधानसभा में लोगों के हित के लिए जो बातें होती हैं, तो हित की बात होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। रविदास जी जो कह रहे थे कि 1 और 10 का अनुपात होना चाहिए, वास्तव में इस पूरे देश में इस प्रकार का आकलन चलना चाहिए। जहां तक अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा है, देखिए सुरेंद्र जी, मैं आपको भी बहुत साफ कहना चाहूंगा कि हर चीज को दल के पैमाने से नहीं तोलना चाहिए। कि आपने नाम ले लिया कि आदित्यनाथ जी उसके चेयरमैन है, कोई न कोई सांसद उसका चेयरमैन होता है। अगर कांग्रेस का ही होता तो आप यह कहते? नहीं कहते। इस तरह नहीं कहते कि लगता आज वह बात अमिताभ जी की सही है कि सभी लोग जय हो की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस भाजपा सब इसमें नहीं रहना चाहिए। इससे पूर्णतः ये सोनिया जी, राहुल जी, मोदी जी सब जय करेंगे, कोई मेरी कसम मेरे 10 रुपया कम कर दो। कोई इतना नैतिक बल वाला नहीं है। वो जमाना बीत गए जब लोहिया सदन में हुआ करते थे। ये बात तो ठीक है शिवप्रताप जी की। जब लोहिया सदन में हुआ करते थे तो वो उनकी गुड़िया मिश्र गांधी को कहा करते थे। रविदास जी जी, ऐसे परिस्थिति में मुझे आए इस पर विचार करना चाहिए और इस प्रकार के वेतनमान जो आए दिन बढ़ जाते हैं उसको नहीं बढ़ाना चाहिए जी। अरे शिवप्रताप जी, मेरा यह मानना होगा ठीक बात है, सांसदों के जीवन को जरूर रखना चाहिए। क्षेत्र में जाते हैं तो उनके कितने एक्सपेंडिचर होते हैं, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। ठीक बात है। एक बात जरूर मैं शिवप्रताप जी की बात पर कहूंगा, आखिरी बात जरूर कही, अगर 3 लाख रुपए में जनसेवा हो रही, मतलब जनता के हितों के सवाल लोकसभा विधानसभा में उठाए जा सकते हैं, तो फिर 4 लाख की 3 ही लाख बहुत है।
जनसेवा के सवाल उठाने के लिए कल को ये लोग कह देंगे आप जनसेवा के सवाल उठाने के लिए 6 लाख चाहिए, परसों कह देंगे आप तो 10 लाख में जनसेवा का सवाल उठा पाऊंगा। आखिर सवाल उठाने के पैसा लेने में भी कई लोगों की नौकरी गई थी ना, वो भी जनसेवा कर रहे थे। रविदास जी गई थी ना नौकरी, जी जी सही। 5-5 हजार रुपया ले रहे थे सवाल उठाने का, वो भी जनसेवा कर रहे थे ना। इसी भारत की लोकसभा ने वो दृश्य भी देखा था ना, और हर पार्टी के सांसद उसमें आ गए थे लपेट में। रविदास जी, खैर मैं उस विषय पे आता हूं। जो लोग गांव के बहुत गरीब परिवार के से उभरे और राजनीति में गए, जिन्होंने कभी जीवन में कोई व्यवसाय या उद्यम नहीं किया, वो लोग 5-10 साल बाद जब मैं उनसे मिलता हूं तो लगता है साक्षात लक्ष्मी की कृपा इन पर बरस रही है। वो बताओ, आपका राजनीतिक जीवन तो बहुत लंबा हो गया, मैं तो उतना संपर्क में रहता नहीं राजनेताओं के। आखिर वो कौन सा मंत्र है, कौन सा सिद्ध यंत्र है, जंत्र है, टोना है, टोटका है, कहां पर सिद्ध होता है, कैसे सिद्ध होता है? जैसे सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कोई व्रत कहिए जिसको कहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाए। तो सत्यनारायण कथा में आता है सूत जी महाराज ने कहा, तो वैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि सूत जी महाराज, भारत और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के हित के लिए वो मंत्र बताइए, वो तंत्र बताइए जिसको साध के राजनेता कुछ वर्षों में, अधिकांश राजनेता बहुत धनाढ्य हो जाते हैं। अमिताभ जी, ये बात आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है और हम भी जानते हैं कि सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय जनता की गाड़ी कमाई लूटने के अलावा कोई और ऐसा रास्ता नहीं है कि किसी के पास बीपीएल कार्ड हो और साइकिल चला रहा हो और उसके पास संपत्ति 10 लाख करोड़ की हो जाए। सिवाय भ्रष्टाचार के और लूट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि चाहे ठेका पट्टी हो और चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे लूट हो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि 5 साल के अंदर संपत्ति इतनी हो जाए। वो मंत्र आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो भी सोचते होंगे कि लोग जानते नहीं है। जनता पूरे प्रदेश की जानती है कि बीपीएल कार्ड धारक के पास 10 लाख रुपए कैसे आ गए। तो ये बात सब जानते हैं, इसमें कोई मंत्र की बात नहीं है, ये सब जानते हैं। मुझे लगा शायद कुछ ऐसा हो, कई बार ऐसे तांत्रिक लोग विधान बताते हैं कि काली लंगोट पहनो, अमावस की रात में इतने बजे शमशान में जाओ, पीपल के पेड़ पे उल्टे लटक जाओ, फिर बरगद के पेड़ पे इधर लटक जाओ, आग जलाओ, खोपड़ी में मांस भून के खाओ, नाना प्रकार के टोटके भी प्रचलित है। मुझे लगा ऐसा कुछ मंत्र साधते हैं, ऐसा कुछ जंतर बांधते हैं, गंडा ताबीज, क्या बवाल है ये। मैंने कहा समझ लो, गरीब जनता का फायदा हो जाए, इसलिए मैंने सामान्य श्रोता के तौर पर सूत जी महाराज को के रूप में आपको मानकर ही सवाल कर दिया। ये सारा जन कल्याण के लिए वो सिद्ध मंत्र केवल भ्रष्टाचार करने से और जो जनता की गाड़ी कमाई है उसको लूटने के अलावा कोई और मंत्र, कोई रास्ता नहीं है। जितनी अधिक संपत्ति किसी के पास हो गई, उसमें खाली शुद्ध एक बात है कि भ्रष्टाचार और करप्शन। जी ठीक बात रविदास जी। सुरेंद्र राजपूत जी, थोड़ा सा एकेडमिक सवाल पूछ लूं। सवित पे कमीशन आया, उसमें ऑन एन एवरेज 18% तनख्वाह बढ़ रही है, ठीक है ना। उसमें आयोग ने एक सिफारिश की कि तनख्वाह बढ़ाने पर आपत्ति नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन तनख्वाह को आज नहीं तो कल हिंदुस्तान में परफॉर्मेंस से लिंक्ड करना होगा, करना ही होगा। और उसमें जो जस्टिस थे उन्होंने, शिवदास जी आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस मेरे इस निवेदन पर, उन्होंने जस्टिस ने ये लिखा अपनी रिपोर्ट में, काफी भारी भरकम रिपोर्ट है, थोड़े कुछ पढ़ा, उन्होंने उसमें कहा है, जो सुझाव थे अंत में इलेक्शन में, उसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर तनख्वाह देता है लेकिन परफॉर्मेंस लिंक्ड तनख्वाह होती है। तो अगर आप तनख्वाह अच्छी देना चाहते हैं, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, लेकिन परफॉर्मेंस लिंक्ड हो, काम करे तो तनख्वाह बढ़े, नहीं तो नहीं बढ़े, और काम बिल्कुल नहीं करे तो नौकरी से बाहर भी जाए। राइट, मैं इस जज साहब के सिद्धांत से सहमत, समिति पे कमीशन के मेंबर्स के सिद्धांत को अच्छा मानता हूं। राइट, मैं इतना निर्मम हूं कि परफॉर्मेंस बेस्ड कर दीजिए, ठीक, पोस्टमैन को कर दीजिए, ठीक, पैरामिलिट्री फोर्सेस के सिपाहियों को परफॉर्मेंस बेस्ड कर दीजिए कि आपने कारगिल में अगर दुश्मन मारा तो तनख्वाह बढ़ेगी और नहीं मार पाए तो नहीं बढ़ेगी। ओके, सांसद विधायकों को परफॉर्मेंस बेस्ड क्यों नहीं कर दे हाइक को लिंक्ड?
एक उदाहरण दूं, जैसे आपके घर में रसोईया हो, 30 दिन जली रोटी बनाए, आप उसकी तनख्वाह बढ़ाओगे कि निकाल दोगे? मेरे ख्याल से निकाल देंगे। ठीक, बहुत उदार होंगे तो 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देंगे, भैया मेरी जान छोड़। ड्राइवर रोज गाड़ी ठोक दे, आप उसको रखोगे कि निकालोगे? माली सारे पेड़ सुखा दे और ड्रामा ये करे कि रोज खाद डाल रहा हूं, वो पेड़ सूख जाए, उसको रखेंगे कि निकाल देंगे? तो जब जीवन के हर क्षेत्र में परफॉर्मेंस लिंक्ड अप्रेजल है, तो विधायिका में क्यों नहीं? मेरा सवाल ये। सुरेंद्र जी जवाब लेंगे, आपसे जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, वही सवाल जो अमिताभ जी ने उठाया था, परफॉर्मेंस बेस्ड अगर सिद्धांत जो है अप्रेजल का वो सभी छोटे से लेकर बड़े नौकरी पेशा पर लागू होता है, तो फिर वो माननीयों पर क्यों नहीं? देखिए, यहां पर मेरा थोड़ा सा अमिताभ जी से सहमत भी हूं और थोड़ा सा कुछ अलग भी विचार है। माननीय तो ऑलरेडी उनकी परफॉर्मेंस, तो जब वो चुनाव जीतते हैं 15 लाख और 20 लाख जो लोग में से जो उनको बहुतायत में चुनते हैं, देखिए राजनीति को, विधायिका को और कार्यपालिका से अलग करके देखना पड़ेगा इसमें कहीं, और पूरी दुनिया में अलग करके देखा जाता है। यहां पर मैंने कहा कि एक लॉ कमीशन की तरीके से या एक आयोग की तरीके से आप कुछ आयोग बना दे उनके ऊपर और वो तय करे, समझ में आता है। लेकिन अप्रेजल वाला सिस्टम, लेकिन वो तो मैं एंट्रेंस है, उनकी बात आ जाती है। जी 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 सुन भाई, मेरा जो सबसे बड़ी चीज है, उनका अप्रेजल तो पहले से हो चुका होगा। जब वो चुनाव 15 लाख लोगों के बीच से जब चुन के आते हैं, 5 लाख 8 लाख वोट लेकर के, तो उनकी परफॉर्मेंस को 5 साल अपने आप ही पब्लिक जज करती है, और उसके बाद वो जब पुनः चुने जाने की बात करते हैं तो वहां पर बात आती है। क्योंकि राजनीति निश्चित तौर पर यह समाज नीति का हिस्सा है, ये कोई व्यावसायिक नीति का हिस्सा नहीं है, ये ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अमिताभ जी, ये जो बात आपने कही है, इसमें जो सबसे बड़ी वो है कि इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे तो वहां का जो टैक्सी ड्राइवर है और वहां का जो प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री और टैक्सी ड्राइवर के बीच में 40-50% से ज्यादा सैलरी का अंतर नहीं है। इसीलिए एक वहां पर जो सबसे बड़ी, जो रविदास जी ने भी कहा और आपने बड़ी अच्छी बात कही, कि जो आप कितना अंतर रखेंगे कि राष्ट्रीय सकल आय जो पर व्यक्ति है उसके आप 10 गुना दे दें, 20 गुना दे दें, 50 गुना दे दें या 5 गुना दे दें, ये आप कोई आयोग ऐसा तय कर ले जिस पर कि आप ये ऐसा कर लें। लेकिन अगर आप इस तरीके की कोई बात करेंगे कि आपकी राष्ट्रीय सकल आय या प्रति व्यक्ति आय तो है 2000 रुपए महीना और आप सांसदों को दे रहे हैं 4 लाख रुपए, तो आप सांसदों को क्या बनाना चाहते हैं? कॉर्पोरेट का सीईओ बनाना चाहते हैं, रंजन पिचाई बनाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाना चाहते हैं? यहां पर एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट देखनी होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को और आपका जो हमारे माननीय सांसद लोग हैं, सामाजिक सेवा को एक करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यहां पर जो आगे मित्र आगे आपकी बात आगे अच्छे से आई। रविदास जी, मैंने सवाल जो उठाया जिस पर सुरेंद्र जी ने उत्तर दिया, उनके उत्तर का सम्मान करते हुए मैं एक सबमिशन दूंगा। अमिताभ अग्निहोत्री को भाजपा की टिकट मिल गई, राम मोदी जी की लहर चली, 73 में एक में भी हो गया। ठीक, मेरा परफॉर्मेंस चेक नहीं हुआ ना, मुझे तो अमित शाह जी ने टिकट दे दी, मैं चुन के आ गया अंबेडकर नगर से, ये बलिया से, कहीं से। ठीक, रविदास जी समझिएगा मेरी बात को। अब 5 साल मैंने खेली कबड्डी, ठेंगे पर रखा सबको, क्या 5 साल तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और परसों लीजिए 5 साल बाद मैं बलिया छोड़ के चला गया बागपत चुनाव लड़ने। ठीक, 5 साल बागपत की जनता भी हमारा क्या बिगाड़ लेगी अगर जिता दिया गलती से? समझिएगा। मैं एक इसमें मैंने सवाल क्यों उठा, मैं जानता था इस पर ये उत्तर आ सकता है। आप राइट टू रिकॉल मंजूर कर लीजिए इसी के साथ, और 5-4 लाख की जगह तनख्वाह 6 लाख कर दीजिए, हमें मंजूर है, देश को मंजूर होगी। रविदास जी, क्या भारत की विधायिका, एक अप्रेजल की बात हुई, 1 मिनट सुनो, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूं, 1 मिनट की बात पे मैंने कही थी, और कोई बात। 1 मिनट, एक मालिक। रविदास जी, आदमी इंटरव्यू देने आया, उसने 100 वादे किए कि मैं तो चांद तोड़ के ले आऊंगा, हमने उसकी तनख्वाह तय कर दी 50,000 रुपए, बाद में लद्दड़ निकला। आप समझ रहे हैं मेरी पीड़ा? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या राइट टू रिकॉल भारत की संसद मंजूर करने को तैयार है? अगर हां तो तनख्वाह 6 लाख कर दीजिए,
ताकि जो नियोक्ता है, जनता है, जो मालिक है, उसके पास ये अधिकार रहे कि आदमी उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा तो 5 साल क्यों झेले। रविदास जी, तनख्वाह और अप्रेजल अलग अलग अमिताभ जी, अमिताभ जी, जो आपने बात कही है मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं और हम लोगों ने इस बात के लिए आंदोलन भी किए हैं कि जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए और अगर जिस दिन ये पास हो जाएगा उसी दिन चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो उनका पूरा अपना जो कार्य है वो ठीक हो जाएगा और सारा करप्शन रुक जाएगा। अगर ये जनता को अधिकार मिल जाए कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को 20 सत्र में वापस बुला सकती है। लोग समझते हैं हम जीत गए, अब 5 साल तो हम रहेंगे ही, चाहे काम करें और चाहे काम नहीं करें। इसलिए जो करप्शन हो रहा है उसमें एक कारण, ये बड़ा कारण ये भी है कि जीतने के बाद जो आपने बात कही वो ठीक है, चुनाव लड़े आज यहां से, यहां 5 साल रहे, यहां काम नहीं किया, उसके बाद जाके लड़ गए किसी और शहर से, फिर वहां जीत गए, फिर कहीं और से लड़ गए, वहां जीत गए, तो ये गलत है और जनता को ये अधिकार मिले कि वो अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है। जी ठीक बात, जी जी ठीक बात। जी मुझे एक बात याद आ गई, इस पर जो है हम चाहते हैं सुना दें आपको कि लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है और सत्ता संपत्ति के बंगलों में हस्ती पूर्णमासी है। बहुत सुंदर बात है शिवप्रताप जी। जयप्रकाश बाबू कहते थे कि राइट टू रिकॉल के बिना लोकतंत्र, जनतंत्र अपनी पूरी मर्यादा में नहीं रह सकता, उस पर मर्यादा का अंकुश रहे विधायिका पर, इसके लिए राइट टू रिकॉल हो। ठीक, क्योंकि जनता के हाथ में पर कुछ रहता नहीं, एक बार वोट डाल दिया तो। और अगर आप थोड़े से नटवर लाल हैं, ब्रांडिंग जानते हैं, तो बलिया में कांड करो और फिर अगला चुनाव गाजियाबाद लड़ो, कौन रोक लेगा? और फिर ताली बजा के तनख्वाह बढ़ाओ और मुंह पे ताव दो और सब्सिडी वाला मक्खन लेके आओ रोज 1 किलो घर वहां सेंट्रल हॉल से। तो राइट टू रिकॉल पर क्यों नहीं फिर हम सोच लेते? कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपत्ति नहीं। सांसदों को, विधायकों को भरपूर वेतन दीजिए। अभी तो 4 ही लाख की कोशिश बताया है मोदी जी ने, मैं कह रहा हूं 6 लाख दीजिए, लेकिन राइट टू रिकॉल रखिए। मालिक ये तो देखे कि आप परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं। देखिए जी देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को जब एक बार उनका जनप्रतिनिधि, उनके पार्टी का मेंबर जनप्रतिनिधि चुन जाता है, तो आपने जो कहा है ना कि वो क्या कर रहा है, उस 5 साल के अंतर्गत उस पर विचार करना चाहिए और स्वयं ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। उनको आवश्यकता नहीं है कि फिर वो दें। शिवप्रताप जी, ये लॉबिंग का खेल है, ये लॉबिंग का खेल है। आप भी जानते हो टिकट कैसे मिलती है, लॉबिंग से टिकट मिलती है। हु केयर्स फॉर परफॉर्मेंस? आप राहुल गांधी के करीबी हो तो टिकट मिलेगी, आप मोदी जी के करीबी हो तो टिकट मिलेगी। परफॉर्मेंस आप मुलायम सिंह जी के पहचान के हैं तो आप चाहे जहां से टिकट लो, एमएलसी बनो, राज्यसभा जाओ, लोकसभा लड़ो, विधानसभा लड़ो, क्या फर्क पड़ता है? मायावती जी टिकट देती, परफॉर्मेंस का कोई है क्या क्राइटेरिया? मैंने तो नहीं सुना, आज तक किसी ने मुझसे नहीं आके कहा कि मुझसे परफॉर्मेंस मांगी गई। जो आता वो सिफारिश करवाने आता है। शिवप्रताप जी, परफॉर्मेंस कौन बड़ा नेता चेक कर रहा है? नहीं, मेरा कहना यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए। मैं अमिताभ जी देखिए, जब भी आपके सम्मानित चैनल पर बैठा हूं, मुझे कुछ भी कहने में हिचक नहीं रहती है और मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि मैं अनेक बार मंत्री रहने के बावजूद भी जिस मकान में रहता हूं, लोग आकर कहते हैं कि ये कौन सा मंत्री का मकान है, तो मैं उनसे ये कैसे कह दूं कि मैं किस लूट खसूट के द्वारा ऐसे मकान में रहता जिसमें भव्यता दिखती। आज रविदास मेहरोत्रा का मैं इज्जत करता हूं कि समाजवादी पार्टी के उन लुटेरे मंत्रियों की बात धड़ल्ले के साथ आदमी ये कहता है कि नहीं ये लुटेरे हैं, समाजवादी पार्टी उसको माने चाहे ना माने। शिवप्रताप शुक्ल अपनी आइडियोलॉजी के साथ अपनी बेबाकी को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आगे कुछ हो या ना हो।
इस यानी राष्ट्रीय कानून में क्या दिक्कत है? पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बड़े साफ शब्दों में कहना चाहिए। जी गायत्री जी, राइट टू रिकॉल में यानी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गायत्री जी, हमें इसमें है दिक्कत जी। नहीं, हमें है दिक्कत। मैं जो है जनता के नब्ज को देख रहा हूं और जिस प्रकार की स्थिति है, अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, अगर उस चुनाव के पैमाने पर आप जाए तो राजनीति से घिन हो उठेगी। इस तरह मुझे इस पर दिक्कत है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों को हमेशा फुटबॉल बना दिया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि मेरा कौन जनप्रतिनिधि कितना गंदा है, उसको हमेशा के लिए खत्म करने के संदर्भ में मेरा यह है कि फुटबॉल बना दिया जाए। जी ठीक बात। शिवप्रताप रविदास जी, शिवप्रताप बाबू ने एक बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये देखना चाहिए, यानी हाईकमान, ठीक है ना। मेरा तजुर्बा थोड़ा अलहदा है शिवप्रताप जी से। मैंने जो आंखों से देखा वो ये देखा, जो जितना काला वो उतना प्यारा। अगर ये मर्यादा नहीं होती, कसौटी आज नहीं होती, तो रविदास मेहरोत्रा कैबिनेट मिनिस्टर होते 5 प्रमुख मंत्रालयों में से किसी एक के। और कैसे कैसे देवताओं के नाम वाले लोग मंत्री हैं, काटो तो मंत्रों के नाम वाले क्या कर रहे हैं, काला पीला। कौन सा कमान है, कौन सा आला है, अलादीन हो रहा है सब। शिवप्रताप जी, अरे रविदास जी, शिवप्रताप जी, आपकी बात सही है। परफॉर्मेंस अगर तय करेगा नेता पार्टी का, तो इसका मतलब जो उस पार्टी के ऑफिस में चक्कर लगा रहा है वो आदमी सही है। जनता में उसकी क्या पहचान है, क्या उसने काम है, इससे मतलब नहीं होता है। तो राइट ऑफ रिकॉल का जो पावर है वो जनता के पास जब होगा, तब वो जनता का जवाबदेही होगा और तब वो जनता के बीच में ठीक काम करने का काम करेगा। उसको मालूम रहेगा कि अगर जनता ने हमको चुना है और जनता को ये अधिकार है कि वो हमको विड्रॉ कर सकती है, तब वो जनता के प्रति जवाबदेही सही ढंग से होगा और तब सही ढंग से वो काम करने का काम करेगा। एक बार मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा, सुरेंद्र जी, कि ऐसी चर्चा हो रही थी भारत की राजनीति, तो उन्होंने कहा कि देखो विधानसभा और लोकसभा भंग करते हैं हम लोग, है ना, विधानसभाओं में मुख्यमंत्री और लोकसभा में प्रधानमंत्री, तो बोले प्रभावित तो पूरा सदन होता है, एक क्षण में भूतपूर्व होता है? बोले लेकिन कोई भी नेता जो है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, वो पूरे सदन से तो कभी इस पर रायशुमारी करता नहीं। 4-5 लोग बैठते हैं कॉफी पर, बोले कर दे, बोले आपको मेरी कसम कर दो, हो जाता है। ठीक है ना, इतना लोकतंत्र है। तो ये ईमानदारी का काम अगर हम हाईकमान पर छोड़ देंगे तो हाईकमान की जो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है उससे प्रभावित हो जाएंगे। मैंने उदाहरण दे तो दिया। ये फैसला जनता के हाथ में क्यों नहीं रहे? अमिताभ जी, आपकी बात से सहमत हूं मैं। राइट टू रिकॉल विद द राइडर्स, ऑब्वियसली विद द राइडर्स, राइट टू रिकॉल विद द राइडर्स, क्योंकि रिकॉल का जो वो है मूल भावना है, उस मूल भावना से कोई छेड़छाड़ ना हो और उसके साइड इफेक्ट कोई ना हो। शिवप्रताप जी ने अच्छी बात कही कि उसको फुटबॉल बनाने वाली बात ना हो जाए नेता को। सच्चाई ये है कि देखिए, हम लोग यहां पर बैठे हैं, मैं तो संसद गया नहीं हूं, रविदास भाई एमएलए हैं, शिवप्रताप जी मंत्री रह चुके हैं, ये समझते हैं। क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जब तक आप विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंचते हैं तो उन जगहों की जो मर्यादाएं हैं और उन जगहों की जो अमर्यादित चीजें हैं, उन सारी चीजों को, जैसे इन्होंने अपने मंत्रियों की बात की और शिवप्रताप जी ने तमाम और चीजों की बात की, यहां पर राइट टू रिकॉल जब तक आप एक इस तरीके के राइडर से नहीं लगाएंगे तो जो जनप्रतिनिधि है उसके लिए काम करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इन प्रिंसिपल राइट टू रिकॉल एग्री करे भारत का संसद, उसके बाद राइडर्स पे तो चर्चा हो सकती है पूरे सदन में। बड़ी स्पष्ट रूप से 2-3 बातें आपने और कही हैं। आपने ये कहा कि जब लोकसभा और विधानसभा भंग होती है तो ओवर अ कप ऑफ कॉफी होती है। यस, यहां पर यह बात बड़ी आपने महत्वपूर्ण कही कि यहां पर जब तक आप एक तरफ तो कहते हैं कि साहब देश जो है संसद चलाती है, बहुमत नहीं सर्वानुमति की बात होती है और फैसला वही 4 लोग लेते हैं। जी नहीं, और फैसला वही। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। इस बात को कोई समझे तो कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। तो फैक्ट ये है कि ये बहुत ही आज की डेट में
जो पिछले 68 सालों का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में आज की डेट में ये जरूरत आ गई है एक बात कि साहब आप लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लोकतंत्र को आप और परिपक्व करना चाहते हैं, लोकतंत्र के जो साइड इफेक्ट्स है, रॉटन इफेक्ट्स है, सड़ान जो चीजों से आ रही है, जो हमें और आपको दोनों को आ रही है, और कहीं ना कहीं राजनेता उससे परफ्यूम लगाकर अछूते हो पा रहे हैं। आज की डेट में जो लोकतंत्र में राजनेताओं की विश्वसनीयता है अपने निचलेतम स्तर पर जाने की ओर अग्रसर है, और जो उस अग्रसरता की ओर में जो दिक्कत आ रही है कि वो कैसे ठीक बात सुनिए, यहां पर राजनीतिक रूप में कांग्रेस भाजपा सपा मसला की बात नहीं, ठीक है, टोटल राजनीतिक लोगों की विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आ रहा है, उस प्रश्न चिन्ह को दूर करने की बात है। और वो कैसे कैसे दूर हो, चाहे वो तनख्वाह के मामले में हो, चाहे राइट टू रिकॉल के मामले में हो, चाहे बहुमत में आएंगे। शिवप्रताप जी, एक मसला और उठा लूं आज। अच्छा रविदास जी, एक मसला और उठा लूं। जी जी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह व्यू दिया कि देश में 5 साल हर महीने चुनाव नहीं चलने चाहिए। ठीक, उससे विकास की गति प्रभावित होती है, फैसले नहीं ले पाते हैं और बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं गलत सही कामों के लिए। अब पंचायत का चुनाव आ गया तो खनन का पट्टा देना पड़ेगा रविदास जी को कहने से, नहीं तो जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं चुनेगा। उदाहरण दे रहा हूं, ठीक ना। उन्होंने कहा कि स्टेट और सेंटर के चुनाव एक साथ कराओ। एक छोटे से सेक्शन ने उस कमेटी में यह सुझाव दिया कि अगर एक साथ मुमकिन नहीं हो तो 2 हिस्सों में बांट दीजिए, 2.5 साल और 5 साल, बस। हर साल हर वक्त चुनाव नहीं चले। भारत की दोनों बड़ी पार्टियों ने उस सुझाव को खारिज कर दिया। इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें किसी को नुकसान है? किसी की भैंस खोल ली जाएगी? कोई खेती लिखा लेगा अपने नाम? खर्चा बचेगा, पर्चा बचेगा, संसाधन बचेंगे, फैसले ले पाएंगे, आचार संहिता के झमेलों से बचेंगे, सत्ता जो अनैतिक समझौते करती है उससे बचेगी। रविदास जी, जी जी, इसमें कोई समस्या मुझे तो नहीं लगती। क्यों रिजेक्ट कर दिया? रविदास जी जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और मैं आपकी बात सहमत हूं कि पार्लियामेंट का चुनाव और चुनाव विधानसभा का एक साथ होना चाहिए। 89 में जब विधायक हुए पहली बार तो उस समय चुनाव पार्लियामेंट का और विधानसभा का एक साथ हुआ था। तो इसलिए मैं आपकी बात सहमत हूं कि पार्लियामेंट का चुनाव विधानसभा का एक साथ होना चाहिए। उससे खर्चे भी कम होंगे और जनता को चुनने में भी आसानी रहेगी। जी सुरेंद्र जी, फिर इस सुझाव को क्यों नकार दिया गया? अब देखिए, मैंने वो सुझाव पढ़ा नहीं, मैं आपको बताऊं कि प्रिंसिपल पार्टीज ने क्यों नकारा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अमिताभ जी की बात से मैं 100% सहमत हूं कि इसमें इस सुझाव को नकारने का कोई नहीं, बल्कि मेरा तो यह कहना है कि निचले स्तर से और सर्वोच्चतम स्तर तक अगर आप चुनावों को, जो बात आपने कही 2.5 साल और 5 साल, मेरे हिसाब से तो 5 ही साल हो, लेकिन अगर 2.5 साल और 5 साल भी हो जाए तो निश्चित रूप से देश के इतने संसाधन बचेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो आचार संहिता का उल्लंघन और फलानी चीजें और जो देश फैसले लेना चाहता है, चाहे विदेश नीति के हो चाहे अपने स्वदेशी नीति के हो, वो सारे के सारे फैसलों को लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। जिस दल का भी बहुमत होगा उस दल के अपने प्रचार तंत्र को या अपनी बातों को रखने में उसे आसानी होगी जिस चीज के लिए जनता ने उन्हें चुना है। तो मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति होनी चाहिए। इसके व्यवहारिक पक्ष क्या है और क्या नहीं है वो मैंने चूंकि पढ़े नहीं है तो मैं भी इस वक्त ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन अमिताभ जी की बात से मैं पूरी तरीके से अपने आप को संबद्ध कर रहा हूं। इसमें देखिए, इसमें एक बात और भी है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए मैं चीफ मिनिस्टर हूं, प्रधानी चुनाव आ गया तो फिर मुझे एसपी बदलना पड़ेगा किसी कहने से। वो जिले का नेता आएगा, वो कहेगा एसपी हटाओ, इसके रहते मैं नहीं जिता पाऊंगा। जिन प्रधानी से निपटे तो पंचायती आ गई, पंचायती की लफड़े से निपटे तो नगर पालिका आ गई, फिर डीएम हटाओ, एसपी हटाओ, ये थानेदार बदलो, वो थानेदार बदलो, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे चुनाव। क्या शटल कॉक बन जाती है ब्यूरोक्रेसी। काम क्या खा मैं निश्चित तौर पर उनसे सबसे 3-4 चुनाव से निपटे, तब तक विधानसभा आ गया, ये लोकसभा आ गया, फिर वहीं की वहीं। अगर बिजली का टैरिफ बढ़ाना है तो वो नहीं बढ़ेगा, फिर वो एक साथ जंप करेगा।
तो गरीब की कमर टूट जाएगी। आप देखें ना कि जो लोकसभा पिछली 2014 की लोकसभा में 14 से लेकर के भी 15 खत्म होने जा रहा है, लगभग 20 महीने में रेलवे का किराया 2 गुना हो गया। अमिताभ जी आपको मैं बताऊं, बाकी सब चीजों में मैं राजनीतिक चर्चा नहीं की, अरहर की दाल हो गई, ये हो गया, मैं ऐसी बात कोई नहीं करने वाला, लेकिन जो रेलवे का किराया है आप इस चीज को देखें कि 2 गुना हो गया। और निश्चित तौर पर आपकी बात से सहमत हूं कि अगर इतने चुनाव और इतनी संहिताएं जो हैं जो जब लगती हैं, और हम तो उत्तर प्रदेश में इसका दंश झेल रहे हैं, हमें तो यह नहीं पता होता कि जन उपयोगी काम किस वक्त हो रहे हैं और किस वक्त होने चाहिए। कितने एसपी और कितने डीएम और कितना मध्य मार्गी प्रशासन जो है, कब कब ये लोग तोताराम के नाम पर और कब कब सोताराम के नाम पर ये लोग चेंज करते हैं। ये सारा का सारा ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं, चुनावों पर फोड़ते हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस भी चुनावों पर फोड़ देते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सारे साइड इफेक्ट्स घातक साबित हो रहे हैं। और ये रॉटन चीजें हो रही है, सड़ांध आने की हद तक जो है अब नेताओं की या इस राजनीतिक तंत्र में, अगर आप इसको सुधारेंगे नहीं, क्योंकि एक चीज तो तय है कि दुनिया भर में शासन चलाने के 5-6 तंत्र हैं, जिसमें ये हमारा जो लोकतंत्र है, संसदीय व्यवस्था, ये सर्वोत्तम है। ये परफेक्ट तो नहीं है लेकिन सर्वोत्तम है। तो मेरा तो यही कहना है कि इसकी कमियों को दूर करने के लिए सब लोग, आप जैसे मनीषी लोग चर्चा करें, रविदास जी किसको हटाने की बात न करें। रविदास भाई, क्या भारत के संसदीय लोकतंत्र के 68 साल के अनुभवों को देखते हुए क्या अब दवा कुछ बदलनी नहीं चाहिए? डॉक्टर यही चले, लेकिन दवा बदल दीजिए, क्योंकि शरीर पर बहुत सारी दवाएं अब बेअसर हो गई। नहीं लगता ऐसा? अमिताभ जी आपकी बात सही है, 68 साल हो गए और सिस्टम को कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। और सिस्टम के बदलने की शुरुआत अगर जो है वो खाली जो प्रतिनिधि जीत के आते हैं उनको बुलाने का, वापस लेने का अधिकार जनता को मिल जाए, तो हम समझते हैं कि बहुत सब चीजें ठीक हो सकती हैं। जो करप्शन है वो ठीक हो सकता है, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बहुत खराबियां, इसीलिए हम लोगों ने ये बात पहले भी कही है कि संपूर्ण क्रांति हो और सत्ता के साथ साथ पूरी व्यवस्था बदले। बिना सत्ता के साथ साथ व्यवस्था बदले हुए जो चीजें हैं वो ठीक नहीं होंगी, और इसलिए उन व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। जो सिस्टम खराब है उसको बदलना पड़ेगा। अब बहुत सिस्टम ऐसे हैं, शिक्षा है, ठीक है, गुलाम था, को बदलने वाले तो आप ही हैं। अगर आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कैसे बदलेगा? संसद में बैठे वही लोग हैं जो इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए, विषय हम लोग का शुरू हुआ था कि भारत उतना समर्थ है आज कि 4-6 लाख रुपया दे सकता है सांसद को। मेरी आपत्ति उसके वॉल्यूम पे नहीं है, मेरी आपत्ति उस भोड़े तरीके पर है। अरे जिसको 16 लाख लोग चुन के भेज रहे हैं, अगर वो, लेकिन काम तो अच्छा करो, गरीब के लिए लड़ते तो दिखो। रविदास बाबू, सुरेंद्र राजपूत तो अभी गए नहीं विधानसभा में, लोकसभा में। राज्यसभा में 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिल अभी पिछले दिनों पारित हुए हैं जो भारत के सामाजिक जीवन पर व्यापक असर रखते हैं, सामाजिक जीवन पर, और उनमें किसी पर भी बहस नहीं हुई। क्या अंजीर का जूस पीने जाते हो? किस लिए जाते हो वो तो समझाओ फिर भाई। फिर मैं बोल देता हूं कि मक्खन लेने जाते हो सब्सिडी वाला, तो बुरा लग जाता है। बोले बताओ, ऐसी बात बोल दी अमिताभ जी ने, उन पर बहस क्यों नहीं हुई? सुरेंद्र जी, 5 मिनट में विधेयक पारित हुआ, 15 मिनट में तीनों पारित। एक बड़े सांसद मुझसे कह रहे थे, उन्होंने अगले दिन फोन किया, बोले मैं लेट हो गया 20 मिनट, मुझे लगा चर्चा हो रही होगी पहले पे ही, दूसरे वाले तक मैं पहुंच जाऊंगा। बोले पता लगा पहुंचने में तीनों पास हो गए। सांसद जी सो रहे थे। क्यों? फिर तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए भाई ना, परिणाम तो देना होना चाहिए। और मैं बहुत अदब से कहूंगा, शुक्ला जी, सुरेंद्र जी, रविदास जी, एक बाबू दफ्तर में सो जाए तो देश का कम नुकसान है, एक विधायक विधानसभा में सो जाए, सांसद लोकसभा में सो जाए तो देश का ज्यादा नुकसान है। गलत तो नहीं कह रहा,
एक खनन का सिपाही सो जाएगा, 2 ट्राली ज्यादा चोरी हो जाएगी बालू, इतना ही ना। सांसद सो जाएगा, संसद सो जाएगी तो देश का मुस्तकबिल बदल जाता है, देश का प्रगति का रफ्तार प्रभावित हो जाती है, देश का ट्रैक बदल जाता है और पता भी नहीं लगता। इसलिए मैं कहता हूं आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। मैं उतना क्रूर नहीं हूं कि मैं कहूं अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से कि भाई इनको कम तनख्वाह दो, नहीं। लेकिन हां, ये सवाल तो उठाऊंगा कि अगर आप तनख्वाह भी अच्छी ले रहे हो तो फिर और साधनों से लक्ष्मी साधना मत करो, ये तो बोलना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, अगर भरपेट तनख्वाह ले रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बंद कर दीजिए। सरकारी डॉक्टर पे एक नियम है, प्राइवेट प्रैक्टिस नॉट अलाउड। सरकारी मास्टर पर नियम है, ट्यूशंस आर नॉट अलाउड, नियम है ना। आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जारी रखेंगे? नहीं चलेगा। अगर 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया तनख्वाह मांग रहे हो बाबू, केजरीवाल जी ने तो विधायक को 4 लाख दे दिया। मोहल्ले बराबर दिल्ली, रिक्शा पे बैठ के विधायक घूमे तो 1 घंटे में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी घूम ले, रिक्शे पे घूमे, उसको 4 लाख रुपया दे दिया। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चलेंगी क्या? सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी लिप्त रहेंगे आप? फिर इससे तो बचिए, इससे विश्वसनीयता खंडित होती है। और संविधान के प्रति सम्मान, संसदीय प्रणाली अच्छी प्रणाली है। भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं इससे सहमत हूं। जो बात हमारे फोरफादर्स ने कही, नेहरू ने कही, गांधी ने कही या अंबेडकर साहब ने कही, मैं सहमत हूं उससे, मैं उसके साथ हूं। लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन होने चाहिए। मैंने जयप्रकाश जी का एक भाषण पढ़ा, किसी सेमिनार में उन्होंने दिया था राइट टू रिकॉल पर, दुनिया भर के उदाहरण दिए थे जेपी न्यूज में, अद्भुत भाषण दिया था। मैं पूरा पढ़ गया। इतना विद्वान व्यक्ति सैकड़ों उदाहरण दिए कि राइट टू रिकॉल क्यों जरूरी है, उसका मैकेनिज्म समझाया जयप्रकाश ने कि कैसे होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हवा में उछाल दिया कि बाद में जंगल राज हो जाए, नहीं। एक प्रक्रिया बने ताकि नियंत्रण रहे। 5 साल जनता की पकड़ से आदमी फुर्र से उड़ जाता है और उसके बाद स्थान बदल लेता है, ठगी सी रह जाती है जनता। फिर बलिया में सुरेंद्र जी लड़ने आ गए, सुरेंद्र जी के बाद रविदास जी आ गए, हिसाब किससे मांगे? इसलिए यह तरीका बदलना चाहिए। सांसदों की, विधायकों की सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए ताकि वो जनता की सेवा कर सके। लेकिन यह सवाल तो पूछेंगे कि सेवा कर रहे हो कि नहीं। सारी लड़ाई इसी बात पर है। आप सच में सेवा करने लगिए, 6 लाख रुपए भी लेंगे, तनख्वाह में मांगेंगे तो यह देश हंस के देगा, माथे पर तिलक लगा के निक्षावर कर देगा 6 लाख रुपए महीने में। लेकिन सेवा करते दिखिए। आप तो केवल मेवा भक्षण कर रहे हैं प्रभु। साइकिल से सीधे जेट विमान पर जा रहे हैं, यह नहीं चलेगा। ननकू की ओर देखना शुरू करिए तो इतनी तनख्वाह भी ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुरेंद्र जी आपका, रविदास जी आपका, शिव प्रताप शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। मैं बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।